नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विकासशील देशों की वकालत। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता का वादा पूरा करने का किया आह्वान। कहा, भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती। कहा, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें हो रही हैं तबाह। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खाद की कमी की अफवाहों का किया खंडन। मांडविया ने किसानों से की अपील, उर्वरकों की जमाखोरी न करें किसान। कहा, अफवाहों की आड़ में उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। गंगा उत्सव का दूसरा दिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रहलाद पटेल ने लिया हिस्सा। जी किशन रेड्डी ने कहा, गंगा उत्सव सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, नदी के अस्तित्व से जुड़ी है हमारा अस्तित्व। और केरल में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक 7 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में न जाने की सलाह। उधर तमिलनाडु में भी अगले 3 दिन में तेज बारिश की संभावना। बारिश के कारण 9 जिलों के स्कूल कॉलेज फिर किए गए बंद। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में एक्शन एंड सॉलिडेरिटी द क्रिटिकल डिकेड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 में अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा की और पूरी दुनिया को अहम संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में सिर्फ वादे करना उद्देश्य नहीं था, पूरी मानवता की चिंता लेकर आया था। पेरिस का सम्मेलन 125 करोड़ भारतीयों के लिए एक भावना थी, प्रतिबद्धता थी। विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद भारत की कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी सिर्फ 5% रही है। भारत एक ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरशः कार्य कर रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और LED बल्ब उत्सर्जन अभियान से 40 मिलियन टन उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए संस्थागत समाधान दिए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की है। वन वर्ल्ड मूवमेंट के प्रस्ताव के तहत दुनिया को लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए इसे जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन पर पंचामृत फॉर्मूला भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा।
दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। भारत विकसित देशों से $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस की उम्मीद करता है। विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खतरा ज्यादा, हमें दुनिया को बचाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत द्वारा उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। COP26 सम्मेलन में पंचामृत प्लान के दौरान प्रधानमंत्री ने 2030 तक देश की 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने की बात कही है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि ये वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रधानमंत्री ने COP26 के मंच पर विकासशील देशों की भी पैरवी की। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खाद की कमी की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि उर्वरकों की जमाखोरी न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहों की आड़ में उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनसुख मांडविया ने देश में खाद की उपलब्धता को लेकर सोमवार को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि नवंबर के लिए राज्यों की ओर से खाद व DAP की मांग को पूरा करने की योजना बना ली गई है। इससे रबी फसलों की बुआई में किसानों को DAP व खाद की कमी नहीं होगी। आज मेरे मिनिस्ट्री के साथ विस्तार से मैंने खाद को लेकर रिव्यू किया है। नवंबर महीने में यूरिया की सभी राज्यों की ओर से डिमांड आई थी 41 लाख मीट्रिक टन। उसके सामने
76 लाख मैट्रिक टन यूरिया सप्लाई करने का प्लान नवंबर का हमने बनाया है। वैसा ही डीएपी खाद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन की डिमांड थी, उसके सामने 18 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराने का हमने प्लान बनाया है। वैसे ही एनपीके की डिमांड थी 15 लाख मैट्रिक टन, उसके सामने 20 लाख मैट्रिक टन नवंबर महीने में एनपीके फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहे, ऐसी व्यवस्था की है। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में ज़रूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है, इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह ना करें। कई राज्यों की ओर से मुझे सूचना मिली है कालाबाजारी कई लोग कर रहे हैं। मैंने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करें और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, ऐसी हमने सारा प्रबंध करके रखा है। केरल में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक 7 जिलों के लिए तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनामथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम के जिले ऑरेंज अलर्ट के तहत रहेंगे। 5 नवंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर बिजली और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान विल्लुपुरम जिले के मरक्कणम में सबसे अधिक 20 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण 9 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कैंपस में राज्य सचिवालय के अंदर एक बड़ा पेड़ गिरने से मारी गई महिला पुलिसकर्मी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इस घटना में कुछ 2 पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबा हटाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी इराई अंबू और पुलिस महानिदेशक शिलेंद्र बाबू ने घटनास्थल का दौरा किया और दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ किसानों ने हैदराबाद में प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि राज्य सरकार धान की फसल की खरीद नहीं कर रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान परेशान है, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये हुकूमत किसान लोगों को बर्बाद करने के ख्यालों में है। एकदम ये राइस खरीदते नहीं, उन्होंने जो है हुक्म चालू किया। इस वजह से किसानों ने बहुत परेशानी न होके बहुत गुर्बत में डाल दिया गया है। ये गवर्नमेंट किसानों का नहीं है, किसानों के दुश्मन है। गंगा उत्सव के दूसरे दिन आज केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिन के गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ये उत्सव केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि देश के सभी नदी तटों पर मनाया जा रहा है। साथ ही आज़ादी के 75वें वर्ष के समारोह और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 साल से इस कार्यक्रम को मना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा उत्सव सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए नियोजित तरीके से काम हो रहा है, पर उसमें जनभागीदारी भी होना जरूरी है। गंगा उत्सव सिर्फ ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। गंगा उत्सव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही मानते हैं, ये गंगा उत्सव जन भागीदारी से होना चाहिए, ये सरकार की उत्सव नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका इच्छा है। साथ ही देश में नदियों के जो रिच सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल हेरिटेज को हम समझना चाहिए, क्योंकि भारत में मां का स्थान बहुत पवित्र है।
और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नदी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व जुड़ा है और इस नदी को बचाने की दिशा में हम अपने योगदान के बारे में सोचें। सब जानते हैं, या सारे लोग जिन विधाओं में अपना काम करते हैं वो जानते हैं कि पानी, पीने लायक पानी की एक बूंद प्रकृति से ही मिलेगी, विज्ञान नहीं बना सकता। हम अपने योगदान के बारे में सोचें कि हम कितने उसमें भागीदार बने हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो उसमें हिस्सेदार है वो आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने वाला पथिक है, दूत है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। तब मैंने कहा था नदी को नहर मत बनने दो। वो लगातार इस अभियान को हम चलाते थे, लेकिन आज मैं ये वाक्य नहीं बोल पाऊंगा। मैं कहूँगा कि नदी को नहर की तरह मत देखिए। नहर हमारी और आपकी इच्छा से बहती है, उसके निर्माण में हमारी तकनीक और हमारी बुद्धि कौशल का प्रयोग होता है, लेकिन नदी का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से नहीं बनता, हमारा अस्तित्व नदी के अस्तित्व से बनता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नारी से खरीदारी नाम की एक पहल शुरू की है, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से इस दिवाली पर महिलाओं के हाथों से बनी चीजों को खरीदने की अपील की। इन्हें कौन नहीं जानता, सुबह से रात तक इनकी दुकानों के बाहर लाइन जो लगी रहती है। कविता आंटी के हाथों से बनी मिठाई के चर्चे दूर दूर तक हैं। मंजू के बुटीक में तो पूरे शहर के कपड़े बनते हैं। अम्मा के दिए आज हर घर रोशन करते हैं। इस दिवाली सब मिलकर देते हैं इन्हें और बढ़ावा, करते हैं अपनी बहनों से भागीदारी। इस त्योहार करें नारी से खरीदारी। आपने दिवाली की इस खरीदारी के वक्त देखा होगा बाजार में उस महिला को जो दिए या फूल बेच रही है, उसको भी देखा होगा जो दिवाली की डेकोरेशंस बेच रही हो। शायद उसको याद करें जो सलवार सूट सिलने में माहिर हो, जो आपकी पसंदीदा साड़ी आपको दिखाए। इस दिवाली पे जब आप खरीदारी करें, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान को जरूर स्वीकारें, दैट बी वोकल फॉर लोकल। लेकिन मेरी ओर से एक विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का हाल मंडी खबर में। देश भर में इन दिनों रबी धान की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 63,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 3,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 4,34,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 30 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,940 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह बिजनौर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य धान के भाव स्थिर रहे। यहां 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को सामान्य धान 1,940 रुपए पर बिकी। राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में 30 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव था 1,940 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,940 रुपए पर हुए। पीलीभीत मंडी में शनिवार को धान का भाव रहा 1,940 रुपए। सोमवार को भी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,940 रुपए पर बना रहा। बता दें कि देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत से ही अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 17,02,528 टन का हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 20,34,757 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इसमें इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 39,84,575 टन का ही हुआ था।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सरसों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में इन दिनों रबी सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों के रकबे में अब तक 4 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 24,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 19,60,000 हेक्टेयर ही रहा था। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,410 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,400 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही बरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 अक्टूबर को और 1 नवंबर को सरसों 6,825 रुपए पर बिकी। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में 30 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,500 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि मथुरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,320 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 7,350 रुपए पर जा पहुंचा। मैनपुरी मंडी में 30 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,400 रुपए। 1 नवंबर को इसका भाव 20 रुपए मजबूत होकर 7,420 रुपए पर आ गया। इसी तरह दादरी मंडी में भी सरसों के भाव में उठाव रहा। यहाँ 30 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,480 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 7,500 रुपए पर हुए। और मंडी खबर के बाद आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और क्या रखें सावधानी इस मौसम में। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर ले, साथ ही मटर की बुआई करते रहे। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करे। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर ले। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहाँ के किसान तुरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। जम्मू कश्मीर में बीन्स की तुड़ाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करे। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहीं मटर की बुआई भी कर ले। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहें। वहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई करें, साथ ही शलगम भी बोए। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर ले। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही लहसुन की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में फूलगोभी के खेत से खरपतवार निकाले। किसान धान की कटाई करे। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। की नई वैरायटी, चने की फसल से कमाएं अच्छा मुनाफा। सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है एक बेहतर अवसर। कृषि अपडेट हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।